अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के स्पेशल शो में मैं फ़ाहद हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के इस स्पेशल शो में जिस कंपनी में हम बात करने जा रहे हैं, कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, यानी कि एफएफसी फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो कंपनी है, फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व है। इसके अलावा और दीगर कंपनीज़ के अंदर भी इस कंपनी का जो है स्टेक मौजूद है। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सामने रखते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर द कंपनीज एक्ट 1913, नाउ द कंपनीज एक्ट 2017। जबकि जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, वो जैसा कि कहा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्टिलाइज़र केमिकल, सीमट, एनर्जी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड बैंकिंग ऑपरेशंस। तो डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर भी स्टेक है। इसकी तफसील आपके सामने रखें तो जो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब्सिडीज़, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के तौर पे आप देख सकते हैं कि कंपनी एफएफसी की अगर हम बात करें तो जो सब्सिडीज़ हैं उनमें एफएफसी एनर्जी लिमिटेड है, जबकि फौजी फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड है। जबकि एसोसिएट्स कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो उनमें फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड है, फौजी सीमेंट है, अस्करी बैंक लिमिटेड है। जबकि जो जॉइंट वेंचर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का एक जॉइंट वेंचर भी है पाकिस्तान मेरक फास्फोर के नाम से। जबकि कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है वो आपके सामने है इस वक्त के सोना यूरिया, सोना डैप, एफएफसी डैप, एफएफसी एसओपी, एफएफसी एमओपी, सोना बोरोन, सोना जिंक, ये वो जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो कंपनी जो है फ़रोख्त करती है मार्केट में। जबकि कंपनी के दो प्लांट है। पहले प्लांट की अगर हम बात करें तो वह है कंपनी का जो प्लांट है रहीम यार खान पंजाब में, उसकी लोकेशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जबकि जो दूसरा प्लांट है वो जो है वो सिंध में है, उसकी भी लोकेशन आप देख सकते हैं। मीरपुर माथेलो के पास जो है कंपनी का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये दो प्लांट हैं, दोनों की लोकेशन जो है इस वक्त आपने अपनी स्क्रीन पे भी देखी। आगे बढ़ें और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखते हैं। तो सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो CY18 के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी वो बड़ी ही शानदार थी। तकरीबन 109 अरब रुपए तक की जो है कंपनी की सेल्स थी। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 29 बिलियन रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट था कैलेंडर ईयर 18 में। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 9.5 बिलियन रुपीस के एक्सपेंसेस थे। फाइनेंस कॉस्ट CY18 में 2.2 बिलियन रुपीस की थी। जबकि इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 2.1 बिलियन रुपीस के अदर एक्सपेंसेस थे। अदर इनकम अराउंड 5 बिलियन रुपीस की थी। जैसा कि कहा कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स है सब्सिडीज़ की फॉर्म में, एसोसिएट्स की फॉर्म में या जॉइंट वेंचर्स के तौर पे, तो उससे डेफिनेटली कंपनी को एक अच्छी खासी जो डिविडेंड इनकम है वो भी वहाँ से जो है वो मिल रही होती है। जिसका जो शेयर था टोटल अगर हम देखें CY18 में तो अराउंड टोटल 5 बिलियन रुपीस तक का जो है अदर इनकम रहा। जबकि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स है तो उस पर अगर हम देखें तो अराउंड 3.3 बिलियन रुपीज़ की जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रही प्रॉफिट में। जबकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो 16.4 बिलियन रुपीज़ का रहा CY18 में। जबकि अर्निंग पर शेयर है 12.92 रुपीज़ का CY18 में। CY19 की अगर हम बात करें तो CY19 के अंदर भी सेल्स तकरीबन जो है 2018 वाली ही रही। फ्लैट सेल्स हैं 109.8 अरब रुपए की सेल्स कैलेंडर ईयर 19 में। ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ इजाफा जो है हुआ। CY19 के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट पहुंचा 32.7 अरब रुपए तक पे। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है CY19 में। और उस कमी के बाद जो एक्सपेंसेस रहे वो 8.8 बिलियन रुपीस के रहे। फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा, उस इजाफे के बाद CY19 के अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 3.3 बिलियन रुपीस की रही। जबकि अदर एक्सपेंसेस 2.3 बिलियन रुपीस के रहे। अदर इनकम 5.7 बिलियन रुपीस की रही। जबकि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट से वो अराउंड अगर हम देखें तो
379 मिलियन रुपीज़ का था CY19 के अंदर। मैसिव डिक्लाइन इस प्रॉफिट के अंदर आया CY19 में, जबकि जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 17.3 बिलियन रुपीज़ का था, जबकि EPS 13.62 रुपीज़ का था पर शेयर CY19 में। जबकि कैलेंडर ईयर 20 की अगर हम बात करें तो कैलेंडर ईयर 20 के अंदर सेल्स के अंदर जो है वो कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है, और उस डिक्लाइन के बाद जो सेल्स रही CY20 में वो 102.7 बिलियन रुपीज़ की थी। ग्रॉस प्रॉफिट 34.4 बिलियन रुपीज़ का रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें CY20 में तो 8.2 बिलियन रुपीज़ के रहे। फाइनेंस कॉस्ट 2.4 बिलियन रुपीज़ की, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कंपैरेटिवली CY19 के मुकाबले में जो है वो काफ़ी कमी जो है वो देखी जा सकती है। जबकि CY20 की अगर हम बात करें तो उसमें अनवाइंडिंग जो GIDC लाइबिलिटी है उसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकता है अराउंड 4.9 बिलियन रुपीज़ का। जबकि अदर एक्सपेंसेस 2.6 बिलियन रुपीज़ के रहे। जबकि अदर इनकम की अगर हम बात करें तो जो अदर इनकम है उसमें कुछ कमी हुई CY20 में, और उस कमी के बाद जो अदर इनकम रही कैलेंडर ईयर 20 में वो रही 5.2 बिलियन रुपीज़ की। जबकि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स के अंदर दोबारा मैसिव इजाफा जो है वो देखा जा सकता है कैलेंडर ईयर 20 में, और इस इजाफे के बाद जो शेयर रहा प्रॉफिट जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स की तरफ से वो अराउंड 8.29 बिलियन रुपीज़ का रहा, जिससे जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें मैसिव इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। और इस इजाफे के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो 29.7 बिलियन रुपीज़ का रहा, जिससे EPS में भी इजाफा हुआ और EPS जो रहा वो 23.38 रुपीज़ पर शेयर तक पहुँच गया। जबकि फर्स्ट हाफ CY21 के जो अब तक के जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक कंपनी ने जो अब तक सेल्स बुक की हैं वो 46.4 बिलियन रुपीज़ तक की हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट 17.5 बिलियन रुपीज़ का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो 4.2 बिलियन रुपीज़ के है। फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन 960 मिलियन रुपीज़ की है, जबकि जो GIDC की जो अनवाइंडिंग लाइबिलिटी है वो 1.19 बिलियन रुपीज़ की है। अदर एक्सपेंसेस के ऊपर नज़र डालें तो 1.29 बिलियन रुपीज़ के हैं फर्स्ट हाफ CY21 में, जबकि अदर इनकम जो है वो 2.3 बिलियन रुपीज़ की अब तक कंपनी ने बुक किया है इस हाफ ईयर CY21 के अंदर। जबकि जो शेयर है प्रॉफिट का जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स की जानिब से वो 3.6 बिलियन रुपीज़ का रहा है अब तक, जिसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो 11.5 बिलियन रुपीज़ तक का रहा। जबकि जो EPS है हाफ ईयर का EPS वो 9.09 रुपीज़ का है। कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो कैलेंडर ईयर 18 है उसमें कंपनी के जो नॉन करंट एसेट थे वो 80.89 बिलियन रुपीज़ के थे, जबकि जो करंट एसेट थे वो 98.1 बिलियन रुपीज़ के रहे। जबकि यही अगर हम देखें कि जो टोटल इक्विटी है CY18 में तो 57.4 बिलियन रुपीज़ की है। जबकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो CY18 के अंदर जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 18.89 बिलियन रुपीज़ की हैं, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ 102.7 अरब रुपीज़ की रही। जबकि CY19 के अंदर अगर हम देखें तो जो नॉन करंट एसेट हैं उनमें इजाफा हुआ, और उस इजाफे के बाद जो नॉन करंट एसेट हैं वो 85 बिलियन रुपीज़ से ऊपर जो है पहुँच गए। जबकि करंट एसेट में भी इजाफा हुआ, और उस इजाफे के बाद CY19 के अंदर जो करंट एसेट की पोजीशन रही वो 100.19 बिलियन रुपीज़ की रही। जबकि टोटल इक्विटी में भी इजाफा हुआ CY19 में CY18 के मुकाबले में, और उस इजाफे के बाद टोटल इक्विटी की जो पोजीशन है वो 60.6 बिलियन रुपीज़ की रही। जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कुछ कमी देखी जा सकती है, 15.4 बिलियन रुपीज़ की नॉन करंट लायबिलिटीज़ रही CY19 में एज़ कम्पेयर टू 18.8 बिलियन रुपीज़ की नॉन करंट लायबिलिटीज़ की CY18 में। जबकि करंट लायबिलिटीज़ अगर हम देखें तो 109.2 बिलियन रुपीज़ की रही कैलेंडर ईयर 19 में, जबकि जो करंट लायबिलिटीज़ थी कैलेंडर ईयर 18 में वो 102.7 अरब रुपए की थी। जबकि कैलेंडर ईयर 20 की अगर हम बैलेंस शीट की पोजीशन देखें तो नॉन करंट जो एसेट्स हैं उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ, और उस इजाफे के बाद 99 बिलियन रुपीज़ की सतह पे पहुंचे नॉन करंट एसेट। जबकि करंट एसेट जो है 117.19 अरब रुपए की सतह पे पहुंचे। जबकि टोटल इक्विटी में भी अगर हम देखें तो इजाफा, और उस इजाफे के बाद जो टोटल इक्विटी की पोजीशन है वो 60.6 बिलियन रुपीज़ CY19 के अंदर से जो है वो बढ़ के 79 बिलियन रुपीज़ से ऊपर जो है पहुँच गई। जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हैं
उनमें भी मैसिव इजाफा, और उस इजाफे के बाद CY20 की अगर हम बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ 53.6 बिलियन रुपीज़ की मैसिव सतह पे जो है पहुंच गई, जबकि यही नॉन करंट लायबिलिटीज़ महज 15.4 अरब रुपए की थी कैलेंडर ईयर 19 में। जबकि करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ की जो पोजीशन रही कैलेंडर ईयर 20 में वो तकरीबन 83.4 बिलियन रुपीज़ की थी, जबकि CY19 की अगर हम देखें करंट लायबिलिटीज़ की पोजीशन तो वो जो पोजीशन थी वो 109.28 अरब रुपए की थी, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ में जो है कुछ कमी जो है वो देखी गई। जबकि अब तक फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 21 में अब तक जो फाइनेंशियल डिस्क्लोज किए हैं कंपनी ने, उनके मुताबिक जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनमें कुछ इजाफा हुआ। अब इस इजाफे के बाद 101.04 अरब रुपये तक जो है कंपनी के नॉन करंट एसेट पहुँच गए हैं, जबकि करंट एसेट में भी इजाफा हुआ, और उस इजाफे के बाद अब जो करंट एसेट की पोजीशन है इस हाफ में वो अराउंड 126.9 बिलियन रुपीस की है, जबकि टोटल इक्विटी 80.3 अरब रुपए की है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कुछ कमी हुई है और 53.6 बिलियन रुपीस से कम हो गए 44 बिलियन रुपीस के जो है सतह पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ पहुंच गई हैं फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें। जबकि करंट लायबिलिटीज़ में इजाफा हुआ और CY20 के एंड में जो करंट लायबिलिटीज़ की पोजीशन थी वो थी 83.4 बिलियन रुपीस की, जबकि फर्स्ट हाफ 21 की अगर हम बात करें तो उसमें जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो अब बढ़ के 103.5 अरब रुपए की सतह पे जो है वो पहुंच गई हैं। सेल्स की हमने बात की थी कि जो कंपनी की जो सेल्स हैं पिछले कुछ साल की वो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, उनमें कोई ख़ास तब्दीली जो है वो नज़र नहीं आई पिछले कुछ सालों में। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ भी देख सकते हैं कि जो CY18 के अंदर जो सेल्स थी तकरीबन वही CY19 के अंदर रही। कुछ कमी जो है CY20 के अंदर देखी जा सकती है, अराउंड 5 to 6% तक का डिक्लाइन जो है सेल्स में CY20 की अगर हम बात करें, लेकिन ओवरऑल ऑलमोस्ट फ्लैट रही हैं सेल्स की अगर हम बात करें। जबकि जो फर्स्ट हाफ के जो सेल्स रही हैं वो भी कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कोई ख़ास चेंज जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ग्रॉस मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स डेफिनेटली राइजिंग साइड पे हैं। ग्रॉस मार्जिन्स में जो है वो इजाफा जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है ग्राफ में। CY18 में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें इजाफा हुआ CY19 में, फिर मज़ीद इजाफा CY20 में, और अब जो फर्स्ट हाफ के नताइज हैं उनमें भी कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं उनमें इजाफा हुआ है, यानी कि जो ट्रेंड है ग्रॉस मार्जिन्स का वो राइजिंग ट्रेंड है। जहां कंपनी की जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, वहीं कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन्स है वो वहीं जो है वो बढ़ते हुए क्लियरली जो है वो देखे जा सकते हैं। जबकि नेट मार्जिन्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें सबसे पहले तो ऑलमोस्ट फ्लैट था कैलेंडर ईयर 18 और 19 में, जबकि उसमें ज़बरदस्त इजाफा कैलेंडर ईयर 20 में जो है वो देखा जा सकता है। मैसिव इजाफा हुआ कैलेंडर ईयर 20 की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट में। जबकि नेट मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो नेट मार्जिन्स भी आप देख सकते हैं कि कैलेंडर ईयर 20 में नेट मार्जिन्स में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। अराउंड 15% से जो मार्जिन थे वो 25% की सतह से जो वो ऊपर आए नेट मार्जिन CY20 के अंदर। जबकि अब तक जो हाफ ईयर के नताइज आए हैं उनके मुताबिक ग्रॉस जो नेट मार्जिन है उनमें कुछ कमी जो है वो देखी गई है, लेकिन स्टिल अभी भी 20% से ऊपर मार्जिन है। अराउंड 25% तक के जो नेट मार्जिन है कंपनी ने फर्स्ट हाफ 2021 में जो है वो बुक किए हैं। तो ओवरऑल नेट मार्जिन CY20 के अंदर तो डेफिनेटली मैसिव इजाफा जो है क्लियरली चार्ट में देखा जा सकता है। फर्स्ट हाफ में भी नेट मार्जिन बहुत बेहतर हैं, लेकिन कंपैरेटिवली CY अगर हम देखें जो CY20 के अंदर नेट मार्जिन से उससे जो है कुछ कमी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट हाफ ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है, आया उसमें मार्जिन कुछ इजाफा होता है और ओवरऑल जो नेट मार्जिन की पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर हो पाती है या नहीं। अगर हम परफॉर्मेंस का जायज़ा लें कि अब तक की जो हाफ़ ईयर की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करें पिछले साल की हाफ़ ईयर की परफॉर्मेंस से, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्राफ कि किस तरह कंपनी की जो अब तक की जो परफॉर्मेंस है हाफ़ ईयर की, ख़ास तौर पे सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, किसी किस्म की कोई ख़ास तब्दीली सेल्स में जो है वो नज़र नहीं आ रही कंपैरेटिवली। जबकि नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा
थोड़ा इजाफा जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है। वहीं ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन में थोड़ा बहुत इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। CY21 का जो हाफ ईयर है उसको अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट हाफ CY22 से। पे आउट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो पे आउट है वो बड़ा ही बेहतरीन रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। कंपनी जो अपनी जो अर्निंग्स होती हैं उसको काफ़ी हद तक जो है शेयर होल्डर्स में जो है वो बांट देती है। इस हवाले से इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफ भी देख सकते हैं कि जो CY18 है उसमें कंपनी की जो अर्निंग्स थी उसका कितना जो है कंपनी ने जो है डिविडेंड पर शेयर की मद में जो है शेयर होल्डर्स को जो है वो दिया, जबकि इस तरह CY19 में आप देख सकती हैं कि अर्निंग्स क्या थी, डिविडेंड क्या था। इस तरह CY20 के अंदर कंपनी की डेफिनेटली EPS जो है वो 20 रुपीज़ पर शेयर से भी बढ़ गया, जबकि डिविडेंड है उसमें भी कुछ इजाफा हुआ। लेकिन ओवरऑल पे आउट रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली पिछले 2 साल के मुकाबले में कम है, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि CY19 के अंदर जो पे आउट रेशियो था उसमें इजाफा हुआ CY18 के मुकाबले में, जबकि स्टीप डिक्लाइन पे आउट रेशियो के अंदर जो वो देखा जा सकता है। CY20 के अंदर मैसिव अर्निंग के अंदर इजाफा, लेकिन पे आउट रेशियो उस हिसाब से नहीं बढ़ा, लेकिन दोबारा पे आउट रेशियो जो है उसमें इजाफा हुआ फर्स्ट हाफ के अंदर। अब तक अगर हम देखें तो जो कंपनी की अर्निंग्स रही हैं उसमें कंपनी ने कितना डिविडेंड जो है पे किया, उसका परसेंटेज देखें डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो उसमें इजाफा जो है वो अब तक जो है वो देखा जा सकता है। तो ओवरऑल कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड जो है वो पे किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पे जो कि डिविडेंड के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो रिलाई करते हैं या एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाने के लिए उन स्टॉक्स के अंदर जो है वो बैठ लेते हैं या होल्डिंग करते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त डिविडेंड जो है पे उनका एक ट्रेंड रहा है, पास्ट रिकॉर्ड रहा है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो एक अच्छा एडिशन जो है किसी भी इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो है वो FFC का जो है वो हो सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें आपके सामने रखें कंपनी के हवाले से, ख़ास तौर पे ये पॉइंट जो है ख़ुद मैनेजमेंट भी इस हवाले से कह चुकी है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर जो वो असरअंदाज हो सकते हैं। उसमें कंपनी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं लोकल यूरिया के हवाले से अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल प्राइसेस को, तो इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो 3 टाइम्स है लोकल यूरिया प्राइसेस के अगर हम कंपेयर करें, जो कि इस हवाले से कि जो प्राइसेस का रुझान है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो जिस तरह दीगर कमोडिटीज़ के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसी तरह यूरिया प्राइसेस भी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो गैप है इंटरनेशनल यूरिया प्राइसेस और जो डोमेस्टिक लोकल यूरिया प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बावजूद इसके उस गैप को जो है कम किया जा सकता था, कंपनी जो है यूरिया प्राइसेस को जो है वो बढ़ा सकती थी, लेकिन फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए कह सकते हैं कि अब तक कंपनी ने किसी किस्म का जो प्राइस है उसके अंदर इजाफा जो है वो नहीं किया, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो यूरिया के प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तकरीबन कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो उसमें मेंशन किया गया कि तकरीबन 3 टाइम्स जो है इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस हैं लोकल यूरिया प्राइसेस के मुकाबले में। तो अब देखते हैं कि आइंदा जिस तरह इस वक्त जो ग्लोबल प्राइसेस का ट्रेंड है कंपनी कब तक जो है जो लोकल प्राइसेस हैं उनको इन्हीं रेट्स पे जो है होल्ड करती है, या कुछ जो है जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस में रुझान देखा जा रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए लोकल यूरिया प्राइसेस भी बढ़े। फ़िलहाल जो है किसी किस्म का कोई ख़ास इजाफा जो है वो यूरिया प्राइसेस के अंदर जो है वो लोकली नहीं देखा गया। साथ साथ मज़ीद कि कंपनी के मुताबिक जो पेंडिंग सब्सिडी क्लेम्स है कंपनी के और साथ साथ जो एक्यूमुलेटिंग GST रिफंड्स हैं वो कंपनी के लिए काफ़ी जो है वो लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव में नेगेटिव हो रहे हैं। डेफिनेटली कंपनी के जो क्लेम्स हैं जो GST रिफंड्स हैं वो अगर गवर्नमेंट पे कर देती है तो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी और इससे कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है कंपनी को जो है वो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट जो है अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कंपनी के मुताबिक जो है FFC की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुश्किलात का शिकार रहेगी, उस पर एक स्ट्रेस जो है वो बरकरार रह सकता है। अगर इसी तरह जो है वो GST का जो रिफ़ंड है जो एक्यूमुलेटेड रिफ़ंड है और जो क्लेम्स हैं सब्सिडी के वो अगर नहीं मिले तो डेफिनेटली इससे जो कंपनी के जो बिज़नेस एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर होंगे। जबकि GIDC के हवाले से उनका कहना है कि जो
GIDC का इशू है वो इस वक्त सब्जुडिस है, कोर्ट के अंदर मामलात इस हवाले से चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो GIDC की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो फ़िलहाल कंपनी ने जो है वो होल्ड की हुई हैं, पे नहीं कर रही। तो डेफिनेटली ये अब देखते हैं कि GIDC के हवाले से आगे जाके क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होती है। कंपनी की स्टॉक प्राइस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे FFC का ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट का जो मेल्टडाउन स्टार्ट हुआ था 2017 में, जो कि बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की नीचे आई थी। उससे पहले ही FFC की जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आना शुरू हो गई थी। अराउंड 160 के आसपास से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आना शुरू हुई। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं 2016 और 17 के बीच में, और उसके बाद जो ही मार्केट का टॉप लगा उसके बाद स्टीप डिक्लाइन जो है वो देखा जा सकता है FFC की प्राइसेस में। देन उसके बाद जिस तरह मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हुई, उस तरह FFC में भी कुछ जो है वो रिकवरी देखी जा सकती है। उसके बाद बीच में अब काफ़ी पिछले कई सेशन से अगर हम देखें तो एक रेंज के अंदर जो है FFC का जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है। देखते हैं कि बुल्स जो हैं इस रेंज से स्टॉक प्राइस को जो है वो निकालने में कामयाब होते हैं, या इसी तरह जो एक कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर जो ट्रेडिंग का सिलसिला है वो आइंदा आने वाले सेशंस में भी जारी रहता है। फाइनली कंपनी की कुछ अहम जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने रखें। तो जो टिकर है इस कंपनी का यानी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड का PSX में वो है FFC। 52 वीक हाई लो अगर हम देखें तो 115 रुपये का इसका हाई है, जबकि 99 रुपये 95 पैसे का इसका जो लो है 52 वीक का। जबकि शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर हम देखें तो वो अराउंड 1.27 बिलियन के हैं, जबकि फ्री फ्लोट जो है वो अराउंड 55% है आउटस्टैंडिंग शेयर्स का, जो कि अराउंड 699.7 मिलियन शेयर्स बनते हैं। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 133.5 अरब का है, जबकि USD के अंदर अगर हम देखें तो 785.42 मिलियन $US तक का मार्केट कैप है। जबकि ओपन पोजीशंस अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर, जो कि यानी कि लेवरेज के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पोजीशंस ओपन की हुई हैं। फ्यूचर में अगर हम देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं है, 1,55,000 की हैं, जो कि 0.02% बनता है फ्री फ्लोट का। जबकि MTS में देखें तो जो है महज 38,460 शेयर्स की जो है ओपन पोजीशन है, जो कि 0.01% बनता है फ्री फ्लोट का। जबकि MFS की अगर हम बात करें तो MFS में 2,17,713 शेयर्स की ओपन पोजीशन मौजूद हैं, जो कि 0.03% बनता है फ्री फ्लोट का। नाज़रीन, हमने आपके सामने रखी फाइनली कंपनी के जो अहम कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने रखे। आज तक के लिए इतना ही। अब अगले जुम्मे जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो उसमें हम बात करेंगे एक नई कंपनी पे, जायज़ा लेंगे उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का और उसका फ्यूचर आउटलुक देखेंगे। तो तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।